पाठपुष्पी पाद में लैंगिक प्रजनन के लास्ट पार्ट में हम निषेचन पश्च घटनाओं, असंग जनन एवं बहुभ्रूणता के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने दोहरा निषेचन के बारे में पढ़ा था। इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इस पर बोर्ड में अक्सर प्रश्न आता है। परागण के पश्चात जब पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तब पराग नलिका के द्वारा दो नर युग्मक भ्रूणकोश में आ जाते हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है जिसे युग्मनज बनता है और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है जो त्रिगुणित होता है। तो इस तरह से निषेचन हो गया। निषेचन के बाद पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष बनता है, भ्रूण बनता है, बीज बनते हैं और फल बनते हैं। तो इनके बारे में हम समझते हैं आगे। सबसे पहले है भ्रूणपोष। आपकी पुस्तक के हिसाब से देखते हैं पहले, उसके बाद में नोट्स को डिस्कस करेंगे। भ्रूणपोष जो है एक त्रिगुणित संरचना है। सबसे पहले प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है उसमें विभाजन होते हैं उस कोशिकाओं में और बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं और इन कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य है विकासशील भ्रूण का पोषण करना। कुछ बीजों में परिपक्व होने से पहले ही भ्रूणपोष पूरी तरह से काम में आ जाता है या उपयोग में ले लिया जाता है। तो ऐसे बीजों को अभ्रूणपोषी कहते हैं, उदाहरण के लिए मटर, मूंगफली, सेम आदि। और कुछ बीज ऐसे हैं जिन्हें परिपक्व होने के बाद भी उसमें भ्रूणपोष कुछ विद्यमान रहता है, जैसे अरंड, नारियल आदि। तो इस तरह से बीज भ्रूणपोष के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं। उसके बाद है भ्रूण। युग्मनज से समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण बनता है। भ्रूण की बनने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। एक विकसित भ्रूण जो है वो गोलाकार हृदयाकार होता है और भ्रूण अक्ष जो है उसके दो भाग होते हैं। बीज पत्रों के ऊपर वाला भाग जो है वो बीज पत्रोपरि कहलाता है जिससे प्रांकुर बनता है और नीचे वाला सिरा जो है बीज पत्राधार कहलाता है जिससे मूलांकुर बनता है, जिससे बाद में मूल बनती हैं। द्विबीजपत्री पाद में मूल के ऊपर मूलगोप पाए जाते हैं। एक बीजपत्री भ्रूण में केवल एक बीजपत्र होता है और इसके बीजपत्र को स्कैटुलम भी कहते हैं। इसका भ्रूण अक्ष एक तरफ होता है, उसमें मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल पाए जाते हैं। उसके बाद है बीज। निषेचन के पश्चात जो बीजांड है वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अब भ्रूण के पोष के आधार पर ये बीज जो है गैर एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं। गैर एल्ब्यूमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले बताया मटर, मूंगफली, और एल्ब्यूमिनस बीजों में भ्रूणपोष पाया जाता है जैसे बाजरा, मक्का, अरंड आदि। अब बीजांड के चारों तरफ का जो आवरण है, अध्यावरण जो है वो बीज आवरण बना लेते हैं। कुछ बीज ऐसे हैं जिनका बनने के तुरंत बाद या मुक्त होने के तुरंत बाद अंकुरण हो जाता है और कुछ बीज ऐसे हैं जो काफ़ी समय बाद या कई महीनों के बाद या कई सालों के बाद ही उनका अंकुरण होता है। तो ये जो निष्क्रिय अवस्था होती है उसे बीज की प्रसुप्ति कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रजाति में अलग अलग प्रकार से हो सकता है। उसके बाद है फल। बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है और अंडाशय की जो भित्ति है उससे फल भित्ति बनती है। अब फल जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, आभासी फल और सत्य फल। यदि अंडाशय से फल का विकास होता है तो वह सत्य फल है, जैसे कि आम है, अमरूद है। और यदि अंडाशय के अलावा अन्य भागों से फल बनता है तो उसे आभासी फल कहते हैं, जैसे सेब। सेब में पुष्पासन से फल का विकास होता है। उसी प्रकार से स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी और सेब आपकी पुस्तक में दो उदाहरण दिए हैं, ये आभासी फल के उदाहरण हैं। उसके बाद बीज जो है, जैसे मैंने बताया कि बीज जो है कुछ जल्दी अंकुरित हो जाते हैं और कुछ बीज ऐसे हैं जो लेट अंकुरित होते हैं। एक उदाहरण है बीज का ल्यूपिनस ऑर्किडस, जो आर्कटिक क्षेत्र में मिला था और ये 10,000 वर्ष बाद अंकुरित हुआ, मतलब इसके 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति थी। उसी प्रकार से एक बीज है फाइनिक्स डेक्टिलिफेरा, इसकी प्रसुप्ति 2000 वर्ष थी। तो ये कुछ उदाहरण है जो आपकी किताब में दिए हैं। अब आपके जो बोर्ड में जब प्रश्न है वो पुस्तक में से ही बनते हैं, इसलिए कि उदाहरण आपको याद रखने हैं।
उसके बाद एक उदाहरण है ऑर्किड का। अब कुछ जो फल हैं उनमें केवल एक बीज बनता है, कुछ में कई बन सकते हैं, कुछ में बहुत सारे बनते हैं। इसका एक उदाहरण है ऑर्किड और स्ट्राइगा। तो इसमें लगभग 1000 बीज बनते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है आपका इस पाठ का वो है असंग जनन और बहुभ्रूणता। यदि बिना निषेचन और बिना सूत्री विभाजन के अगर भ्रूण बन जाता है या बीज बन जाता है तो उसे हम असंग जनन कहते हैं। और बहुभ्रूणता क्या है? यदि किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, मतलब एक तो युग्मनज से भ्रूण बन रहा है और अन्य जो कोशिकाएं हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं या सहायक कोशिकाएं हैं, इनसे भी अगर भ्रूण बन जाता है तो भ्रूण जो है वो उनकी संख्या अधिक हो जाती है, तो उसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। तो ये हो गया आपकी किताब के हिसाब से। तो लेसन आपको यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके नोट्स या जो गैप हमारे इसमें रह गए हैं पुस्तक में, उनको हम नोट्स के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले दोहरा निषेचन जो है, इस पर प्रश्न अक्सर आता है, तो इसको आप किस तरह से याद करेंगे कि एम.जे. नॉस्चिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में सर्वप्रथम फ्रिटिलेरिया तथा लेलियम पादपों में द्वितीय निषेचन या दोहरा निषेचन की खोज की थी। इसकी परिभाषा क्या है? इसमें एक अगुणित नरयुग्मक अंडकोशिका से संयोजित हो जाता है जिससे द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट बनता है, और दूसरा नरयुग्मक जो है वो द्वितीय केंद्रक से संयोजित हो जाता है जिससे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती है। तो दूसरा जो संयोजन है वो त्रिकसलियन भी कहलाता है। तो ये प्रश्न आता है कई बार, त्रिकसलियन किसे कहते हैं या फिर दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। उसके बाद निषेचन पश्च घटना में भ्रूणपोष है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्राथमिक भ्रूणपोष जो कोशिका है या केंद्रक है उसमें समसूत्री विभाजन द्वारा त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है और इसका प्रमुख कार्य भ्रूण का पोषण करना है। भ्रूणपोष 3 प्रकार के हो सकते हैं: केंद्र के भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक या हिलोबियल भ्रूणपोष। अब इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। पुस्तक में आपके नहीं दिया, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आप और जो परीक्षाएं देते हैं, नीट वगैरह या कुछ और कॉम्पिटिशन की परीक्षाएं देते हैं, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी पूछी जाती हैं। केंद्र के भ्रूणपोष, इसमें जो विभाजन होते हैं उसमें केंद्र के विभाजन होते हैं। शुरुआत में केंद्र के विभाजन काफ़ी समय तक चलते रहते हैं, इसलिए पूरा भ्रूणपोष जो केंद्रकों का बना होता है। इसमें कोशिका भित्ति लास्ट में बनती है। इसका उदाहरण नारियल का भ्रूणपोष। दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष, इसमें प्रथम विभाजन से ही कोशिका भित्ति बनना शुरू हो जाती है और इसका उदाहरण धतूरा, पिटूनिया। तीसरे प्रकार का है माध्यमिक या हिलोबियल। इसमें जो है प्रथम विभाजन से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी कोशिका को माइक्रो पाइलर चैम्बर तथा छोटी कोशिका को चैलेंजर चैम्बर कहते हैं। भ्रूणपोष जो है वो माइक्रो पाइलर चैम्बर से बनता है और बाकी जो है दूसरी जो कोशिका है उससे जो केवल जो है चलाजा बनता है। तो ये 3 उदाहरण है और ये जो है एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। अब भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आप कैसे लिखेंगे इसका अंतर? भ्रूणकोश यह अगुणित होता है और भ्रूणपोष यह त्रिगुणित होता है। भ्रूणकोश इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है और इसका विकास प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से होता है। ये भ्रूण के विकास में सहायक है और ये भ्रूण के पोषण में सहायक है। इसमें भोजन संचित नहीं होता और इसमें भोजन संचित होता है। उसके बाद भ्रूण है, जैसे मैंने पहले बताया कि युग्मनज से भ्रूण बनता है समसूत्री विभाजन द्वारा। प्रथम विभाजन जो अनुप्रस्थ होता है, इसे 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक बीजांड द्वार की तरफ आधार कोशिका और दूसरे निभाग की तरफ अब जो है भ्रूणी कोशिका या अंतस्थ कोशिका कह सकते हैं। आधार कोशिका से निलंबक या सस्पेंसर बनता है जिसका काम सिर्फ पोषण खींचना है, और जो भ्रूणी कोशिका है उसे भ्रूण बनता है। तो शुरुआत के विभाजन जो अनुप्रस्थ होते हैं, बाद में वर्टिकल और तरह के विभाजन होते हैं जिससे 4 कोशिका भ्रूण बन जाता है और ये इसके बाद में विभाजन होते होते बाद में गोलाकार और फिर बाद में हृदयाकार आकृति का बन जाता है। तो इस तरह से आप इसका चित्र भी बना सकते हैं। ये हार्ट शेप बन गया और ये इसका सस्पेंसर है। तो ये द्विबीजपत्री जो बीज है उसके भ्रूण के विकास का चित्र है। उसके बाद है फल। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय भित्ति जो है उसे फल भित्ति बनती है। फल की भित्ति 3 परतों की हो सकती है। भाफल भित्ति ये फल का छिलका बनाती है। मध्य फल भित्ति ये फल का मध्य भाग होती है, जैसे आम, आड़ू, खजूर आदि। अंत फल भित्ति ये फल का भीतरी भाग बनाती है जो पतला और झिल्लीदार होता है। कभी कभी ये कठोर या अष्टल भी हो सकता है।
जब पुष्प का केवल अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है तब उसे ट्रू फल या सत्य फल कहते हैं। और जब कुछ पौधों में अंडाशय के अतिरिक्त यदि अन्य भागों से फल बनता है तो उसे फॉल्स फल या फिर आभासी फल कह सकते हैं, जैसे कि सेब, काजू, अखरोट, स्ट्रॉबेरी आदि। तो ये आप फल के चित्र जो हैं, 2 चित्र आपको याद रखने हैं, एक तो सेब का और एक स्ट्रॉबेरी का। इसके अलावा ये बीज का चित्र है। जो भी इसमें चित्र दिए हैं किताब में वो सब आपको उनका अभ्यास कर लेना। उसके बाद बीज, जैसे मैंने बताया परिपक्व बीजांड से बीज बनते हैं। बीज के चारों तरफ 2 आवरण होते हैं, एक टेस्टा और एक टैगमन। बीज भोजन संचित के आधार पर बीज 2 प्रकार के हो सकते हैं, एल्बुमिनस या भ्रूणपोष रहित बीज। ऐसे बीज भ्रूण के विकास हेतु भोजन जो है वो संचित रखता है। और इसमें जो है जो भ्रूणपोष रहित, इसमें भ्रूणपोष पहले ही खत्म हो जाता है। भ्रूणपोषी बीज में परिपक्व बीज में भ्रूणपोष विद्यमान रहता है। बहुभ्रूणता, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। ये बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूणकोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिकाओं के भ्रूण के निर्माण करने के परिणाम स्वरूप होता है। इसके उदाहरण है पाइनस, संतरा, नींबू आदि। असंग जनन, असंग जनन की खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी सही परिभाषा क्या है? विंकलर के अनुसार लैंगिक जनन की ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें असूत्री विभाजन तथा युग्मक संलयन नहीं होता। तो ये आपको क्लियर ध्यान रखना है, इसमें असूत्री विभाजन युग्मक संलयन नहीं होता, उसके बिना ही इसमें बीज बनते हैं या फल बनता है। उसके बाद है अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस, प्रजनन की वह विधि जिसमें अंड या मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण या तथा नए पादप विकसित हो जाता है। तो इसमें जो अनिषेक जनन है, इसमें असूत्री विभाजन तो हो रहा है परंतु इसमें निषेचन क्रिया नहीं हो रही। तो ये थोड़ा सा अंतर है असंग जनन और अनिषेक जनन में, ये आप क्लियर कर लेना। तो ये हो गया आपके इस पहले पार्ट के बारे में। अब अगला जो पार्ट है मानव जनन, ये हम 2 वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। तो अगले जो पार्ट के जो वीडियो हैं जल्दी आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।